जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, उसके बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो आगे हम जब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे इस विषय को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न आता है कि डिफरेंस कीजिए बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक तरफ तो हम कर लेते हैं मूल अधिकार, और एक तरफ हमारे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो एक एक करके हम चलते हैं। ठीक है, तो इनका वर्णन या विवरण ठीक है। दूसरा जो अंतर है यानी एक प्रकार की निश्चितता लेकर आते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व विस्तृत दायित्व निर्धारित करते हैं। तीसरा देखिए, ये वाद योग्य हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा जबकि यह यानी इसका मतलब क्या हो गया, लागू करवाना। आगे देखें, मूल अधिकारों की प्रवृत्ति निषेधात्मक है, अर्थात यह राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, जो कि राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
मतलब इन पर दबाव है किसका? न्यायालय का। ये स्वतः ही लागू है, लागू हैं या उपलब्ध हैं। ठीक है, जो भी मूल अधिकारों में चीज़ें हैं वो अपने आप लागू की हुई है, इन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाता है, इन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन अंतर है जो इनके बीच में हैं। ये भी आपके समझने की अच्छी चीज़ है। यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि यह सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आपके मूल जो अंतर हैं या जो प्रावधान है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या प्रश्न आ सकते हैं और क्या उत्तर उनके लिखे जाने चाहिए? जबकि यह समुदाय या समाज, अब यहाँ पर समुदाय विशेष की बात नहीं करूँगा। समुदाय विशेष यानी किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करें, भारत के नागरिकों का जो समुदाय है उस समुदाय की बात करें। देखिए, इनमें कठिन क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 13 जो कहता है वो कहता है कि राज्य किसी भी प्रकार से इनमें कमी नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो आपके समझ में आए होगी कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करना कठिन है, क्योंकि अनुच्छेद 13 इस बात का उल्लेख करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसी कोई धारणा नहीं रखी गई है। यानी वहाँ परिवर्तन करना आसान है। ठीक है,
आगे देखिए, जबकि ये वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, ये किसी भी प्रकार के जनमत का निर्माण नहीं करते इतने बड़े स्तर पे। जबकि ये जिस वर्ग से जुड़े होते हैं, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, अगर आप उनके हितों को छेड़ेंगे या छेड़खानी करेंगे तो वहाँ पर विरोध होने की प्रबलतम संभावना रहती है। जनमत से मतलब इसके पीछे लोगों का फोर्स रहता है, क्योंकि ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर करते हैं, तो कल्याण, जनता के कल्याण के लिए काम करें। यहाँ पर इस तरह का कोई व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है, तो वहाँ पर समुदाय विशेष के अधिकारों की बात हो रही है। तो आप इसको देखें, भाग 3 अनुच्छेद 13 से 35, स्वरूप सीमित और संकीर्ण है। दायरा जो है, इसका दायित्व है, वो निश्चित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें इस तरह का कोई विस्तृत या संकीर्ण या निश्चित दायित्व नहीं है। वहाँ पर दायरा बहुत विशाल है मूल अधिकारों की तुलना में। यह न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं अगर उल्लंघन होने की स्थिति में। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा एक तरीके से। वे दायित्व कर्तव्य जो हैं वो बाध्यकारी नहीं है, तो प्रवर्तन के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यहाँ पर कहाँ जा सकते हैं आप? न्यायालय में जा सकते हैं। इनकी प्रवृत्ति निषेधात्मक है, क्योंकि ये कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं। ये नहीं होगा, समानता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उपाधियों का अंत होगा, छुआछूत का अंत कर रहे हैं वो, ठीक है। कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? सकारात्मक है। ये राज्य को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये स्वतः ही लागू हैं, इनको अलग से लागू करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जबकि उन्हें जिस जिस चीज़ को राज्य महत्व देगा उस आधार पर लागू किया जाएगा। आगे देखें, लोकतंत्र की स्थापना करनी है, यानी अधिकारों की जब भी बात आएगी वहाँ पर लोकतंत्र की बात भी होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, वो जो अधिकार मिले हैं राजनीति के अलावा, जो सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए प्रयास क्या क्या करेंगे। असमानता नहीं होनी चाहिए, ये तो ऐसा कह देगा कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलेगी किस प्रकार से? समानता होनी चाहिए, समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी कैसे, उसका प्रबंध किया गया इनके द्वारा। व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है, जबकि ये किसकी बात करेगा? समुदाय के कल्याण की, ठीक है। यहाँ पर इसमें परिवर्तन किया जाना कठिन है। संविधान, अगर आपने गैर संविधान के हितों को या मूल उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा और संशोधन कर दिए, तो न्यायालय द्वारा उन संशोधनों को रद्द किया जा सकेगा। यहाँ पर ऐसा कोई प्रभावकारी या दायित्वपूर्ण, बाध्यकारी या मैंडेटरी कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके आधार पर आप मूल अधिकारों के समान इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप इनमें परिवर्तन मूल अधिकारों की तुलना में बड़ी सरलता से कर सकते हैं। ये जनमत का निर्माण नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों का जब संरक्षण नहीं होगा तो वह खुद जाएगा, एक दो व्यक्ति और चले जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिकों के कल्याण के विपरीत कोई नियम या नीति निर्देशक तत्व लागू कर देंगे तो बहुत बड़े विद्रोह का या विरोध का सामना किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं जो कि समाज में रहते हैं, समाज में जिनकी बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल काम करते हैं या समुदाय के रूप में काम करते हैं, तो वो समुदाय जनमत का निर्माण करेगा। यहाँ पर वो व्यक्तिगत जो हनन हुआ है किसी अधिकार का, तो वह न्याय पाने के लिए न्यायालय जा सकता है, तो उसको जनमत का निर्माण करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। वहाँ वह जनमत के माध्यम से अपने किसी कानून के उल्लंघन को या कानून सम्मत किसी मांग का पालन करवा सकता है। यानी हमने बात की थी दबाव समूह की, फर्स्ट ईयर में आप पढ़कर आए होंगे दबाव समूह। तो इस तरह की भूमिका निभाते हैं नीति निर्देशक तत्व के जो लाभकारी
या जो लाभकर्ता जो व्यक्ति हैं वो एक तरह का दबाव समूह का निर्माण कर सकते हैं अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप न्यायालय में जाकर अपने लिए मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं या मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ अंतर हैं नीति निर्देशक तत्वों में और मूल अधिकारों में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 150 शब्दों के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। आगे चले हम। महत्व, देखो हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा जब हम इसको पढ़ लेंगे और इसकी जो आलोचनाएं उनको ध्यान में करें। देखो इसका महत्व इतना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पारित किए गए। इसका मतलब जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो 48वां जो नीति निर्देशक 48वां जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी पालना करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए थे। भाई जिसमें पानी ताज़ा ही है, वो पानी फ्रेश आज के, ठीक है। तो आप देखिए कि इनके द्वारा क्या किया गया, ये कार्य किया गया। ऐसे ही जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, प्रथा का समापन किया गया, क्योंकि इससे समाज में जमीन या भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा था। जबकि हमने पहले ही बात की कि नीति निर्देशक तत्व इसलिए लाए गए हैं या लाए जाने चाहिए। 39 में हमने बात की थी, 39 अनुच्छेद में कहा गया है कि संपत्ति और आय के साधनों का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा करते हुए जमीन के एकीकरण को या जमीन का जो केंद्रीकरण होने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। आगे चले। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तथा 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसका फायदा बता रहे हैं हम, के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। अभी एक मूल अधिकारों के अनुच्छेद या अनुच्छेद ही कहते डायरेक्ट, अनुच्छेद 21A के माध्यम से क्या कर दिया गया, शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल कर अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया गया। अब किया गया 2010 में।
1 अप्रैल 2010। ये भी एक बेनिफिट हुआ हमको, ठीक है। और देखें आगे, एसटी, एससी और ओबीसी आयोगों का निर्माण किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई थी। इन्होंने इनके कल्याण के लिए क्या की, सिफारिशें की, और उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अपने कार्यों में या अपनी नीतियों में इन सिफारिशों को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो ये भी हमें इस नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मिलने वाले प्रावधान हैं, ठीक है। देखो आप हम इनका महत्व पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल से इनका महत्व समझा रहा हूँ, तो आपको याद भी रहेगा और आपके लिए ये यूजफुल भी रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इश्यू है राइटिंग का, एक साइड में जा रही है ये, इसको सीधा कर देंगे जब ऑफलाइन मिलेंगे आपके साथ, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, तो कोशिश कर रहे हैं हम आपको भी अच्छी प्रकार से आपको जो चीज़ उपलब्ध करवाई जाए। आपको पता है एजुकेशन लेटेस्ट है, एसटी एससी ओबीसी को अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एसटी एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा पहले ही मिल चुका है, ओबीसी को इस बार दिया गया 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा का अधिकार मिला, आज हमें संविधान लागू हुए लगभग 70 साल हो गए, तो 70 सालों के बाद मिले, 10 साल हो गए लगभग इसको, 2010 में मिला था। तो ये महत्व है इनके नीति निर्देशक तत्वों के। इसको याद रख लें आप, ताकि ध्यान रहेगा। स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी इसके द्वारा, संवैधानिक दर्जा मिला। उससे पहले क्यों कारगर नहीं थे, क्योंकि संवैधानिक दर्जा इनके पास नहीं था। छियासीवां संविधान संशोधन है वो। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। आगे देखें एक दो और। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया, ठीक है। महानरेगा जैसी रोजगार प्रदाता योजना लागू की गई। इसके अलावा पशु बलि पर रोक लगाई गई। कई राज्यों में गाय बैल काटने पर या उनके मांस के निर्यात पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से गुटनिरपेक्ष यूएनओ
तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग बढ़ाया गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके आधार हमने कहाँ से लिए हैं, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, नीति निर्देशक तत्वों से। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके आसपास जब आप देखेंगे तो वनों के संरक्षण के लिए इन्हें वन भूमि के अंतर्गत रिजर्व कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो खनन कार्य है, पशु चराई है या पेड़ों के कटाने का जो काम होता है वो काम क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। तो वहाँ इससे वनों का संरक्षण होता है। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन, लागू की गई। लेकिन अभी हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, जैसे इसकी कमियों की बात करेंगे, अभी तो यहाँ तक है। महत्व है, क्रियान्विति कैसे की गई ये आप देख लें एक बार। अब इसकी कमियों की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो कुछ मिला ही नहीं है। जब खूबियों की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ मिल गया हो, लेकिन जब बाल श्रम से मुक्ति मिली है, बाल श्रम नहीं कर सकते आप। जानलेवा या जीवन को घातक ऐसी परिस्थितियां जहां पर जीवन जाने का या जीवन को संकट उत्पन्न होता है, ऐसे कार्य करने पर बालकों के रोक लगाई गई है। ठीक है, यहाँ लिख ही देता हूं मैं, आप याद रखें। बाल श्रम पर रोक लगाई गई। अब बाल श्रम वहां भी है और यहां भी था। प्रसूताओं को दो वर्ष का अवकाश, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो प्रसूताओं को प्रसूति अवकाश दिया जाता है। और मैंने बताया घी या कुछ पैसे, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्रसव करवाते हैं तो आपको वहाँ पर घी उपलब्ध करवाया जाता है। अन्य वर्गों की महिलाओं को उन्हें कुछ राशि दी जाती है। इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। आगे चले, इसकी कमियां हैं कुछ, वो देखते हैं। हमने अनुच्छेद 51 तक बात कर ली। अपने दिमाग में रखना, ये धीरे धीरे पूरा संविधान हमारे हाथों में होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे पीछे का हम दोहराते चलेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार याद करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जब हमको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। और मेनली जो मुख्य एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं या अनुच्छेद में जो वर्णन है उसको देखकर उसकी संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है, आगे चले। जो इनकी कमियां हैं या आलोचनाएं होती हैं, तो सबसे पहली आलोचना वो आती है कि समान कार्य समान वेतन। विकसित नहीं हुई है। सरकारी क्षेत्र में तो है, सरकारी क्षेत्र को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई चीज़ लागू नहीं हुई है। सुकुमार बालकों के
स्वास्थ्य में भी सुधार में पीछे हैं। यानी कुपोषण या जीवन स्तर का निम्न स्तर का जीवन स्तर है, या लोग स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर वो भी क्या है, अधिक है। मातृ मृत्यु दर भी अधिक है। ठीक है। और देखिए आप इनके माध्यम से जो है आलोचनाओं में जो पहली आलोचना है या कमी है वो है कानून की बाध्यता। कानून की बाध्यता न होने से प्रभावशीलता में कमी, प्रभावशीलता में कमी आई है। ठीक है। मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में टकराव होता रहता है। मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में टकराव होता है। ठीक है। क्योंकि संविधान कहता है कि मूल अधिकारों में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि कमी नहीं की जा सकती। वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन उनमें क्या नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। अगर पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्वों को लेकर दो कमी बताइए, तो ये दोनों ही कमियां हैं, मेन इंपॉर्टेंट। नीति निदेशक तत्व स्पष्ट रूप से संगठित नहीं किया गया है। कहने का मतलब है दो चीज़ें वहाँ से ले ली, दो चीज़ें उनको दे दी, दो चीज़ें वहाँ से ले ली, इस तरह से कुछ एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया, न्यायपालिका को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, कार्यपालिका को भी इन्वॉल्व कर लिया, महिलाओं को भी राइट दे दिए, पुरुषों के लिए भी प्रावधान कर दिए, बालकों के लिए भी प्रावधान कर दिए, एक एक दो दो, एक एक दो दो। इस तरह से करने से ये सारी जो खिचड़ी सी बन गई है, इस खिचड़ी ने कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों की प्रभावशीलता को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये भी इसकी आलोचनाओं के अंतर्गत आती है कि हमें इनके साथ किस तरह का काम करना चाहिए। और देखें क्षेत्र का मतलब राज्य स्तर पर। अब केंद्र में अलग सरकार हो और क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार हो, तो वह इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में क्या कर सकती है, देरी कर सकती है या किसी तरह के व्यवधान खड़े कर सकती है। नरेगा को इम्पोर्टेंस देता है कोई सरकार, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, तो बीजेपी इसको सपोर्ट नहीं करती है, उसका बजट कम कर दिया जाता है।
या उसकी लागू करने की जो कार्य क्षमता है उसको कम कर दिया जाता है। जब कांग्रेस बीजेपी कोई योजना लेकर आएगी नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा अपनी इनकी सरकार बनने पर उनके स्थायित्व में परिवर्तन कर दिया जाता है। या जो योजनाएं सरकार लेकर आती है बीजेपी, वो उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देती है, अन्य योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है जो पूर्व से चल रही थी। तो वापिस समाज में नई असमानता उत्पन्न हो जाती है। जैसे अन्नपूर्णा योजना लाई वसुंधरा ने, वही 8-10 रुपये में खाना देते थे, 10 रुपये के करीब 5 रुपये में नाश्ता। मिस्टर गहलोत ने अन्नपूर्णा को बढ़ाने के बजाय नई लेकर आए इंदिरा रसोई के नाम से, 8-8 रुपये में शायद खाना है वो। तो इस तरह की जो विचारधारा है, खाना उपलब्ध करवाना है, भोजन उपलब्ध करवाना है, ठीक है, उद्देश्य बेहतर है, लेकिन नाम अपने अपनी पार्टी बाजी का काम करने का काम करें। तो पहले से जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे शायद वो अब इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से ये जो असमानता है, तो सरकार के कार्यों में असमानता है, तो इन नीति निर्देशक तत्वों पर कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण वो जो दूसरी सरकार है, जैसे मूल अधिकारों में इस तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकता, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के आधार पर उनके दृष्टिकोण में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मैं इसी बात को यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया। किस आधार पर? दृष्टिकोण, इनका जो नज़रिया है, तो वो दृष्टिकोण के आधार पर योजनाओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये भी एक नीति निर्देशक तत्वों की क्या मानी जाएगी, आलोचना मानी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कमियां हो गई और महत्व हो गया, और जो क्वेश्चन बन सकता था वो प्रश्न हमने कर लिया। तो हमारा सेकंड ईयर का ये जो सेकंड यूनिट के 2 बिंदु हमने पूरे कर लिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अगर हम इनके बारे में रिवाइज करेंगे तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, आप उनका ध्यान रखें। उन 2 प्रश्नों के अंतर्गत मैं कुछ अनुच्छेद पूछ रहा हूँ, आप उनको रिवाइज कर लें। छुआछूत का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है? ठीक है, आपको पता है अनुच्छेद 17 है या 18 है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के द्वारा। मैंने भी आपको पूरे बताए थे 36 से लेकर 51 तक। तो मैं आपको एक बार 12 से बता देता हूँ, 12 से लेकर 32 के बीच में, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे मूल अधिकारों के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो अधिकार आता है या अनुच्छेद जो 12 है, वो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है, पहली बात। अनुच्छेद 13 जो आता है, 13 से शुरू होते हैं मूल अधिकार, कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी या परिवर्तन राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको वैधता दी गई थी कि अगर वो संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है तो वह संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह का विवाद समाप्त हो गया था वहाँ। उसके बाद आता है अनुच्छेद 14, विधि की समानता या विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सरकार के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी अफसरों में समानता प्रदान की गई है उसके द्वारा, ठीक है, नौकरी वगैरह में, जिसमें हम आरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, उस अनुच्छेद 19 के तहत 19(1) से और 6 तक आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, भाषण की, सम्मेलन करने की, संगठन बनाने की, वहाँ विचरण करने की, निवास करने की और व्यवसाय की, व्यवसाय वृत्ति, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संरक्षण के संदर्भ में, दोष सिद्धि के संदर्भ में, यानी आपको प्रचलित विधि का उल्लंघन करने पर ही दंडित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहा है कि जो कानून है उसके अंतर्गत आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और एक बार ही दंडित किया जाएगा, बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 21 आता है, जहाँ पर आप स्वतंत्रता के अधिकार की बात, जीवन जीने का जो अधिकार मिला हुआ है
उसकी बात करते हैं। जीवन जीने के अंदर शुद्ध वायु, जल, गरिमा में उपलब्ध होने चाहिए। गरिमा में पूर्ण जीवन जीना की आपको अधिकार दिया गया है। अपमानजनक जीवन जीने की बात नहीं कर रहे हैं। 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है आपको। उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 22 की। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे न्यायिक सहायता प्राप्त करने के लिए या विधिक सहायता प्राप्त करने का उसको अधिकार होगा, यानी वह वकील या अन्य किसी माध्यम से अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध हैं, बेगार और मानवों के क्रय विक्रय पर उसके द्वारा क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है, अपराध बना दिया गया। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, यानी बालकों को उनके जीवन को संकट में डालने वाली परिस्थितियों में कार्य करने पर मनाही कर दी गई है। 25 आपके धर्म से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आपको अंतःकरण यानी पूजा करने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। उसके अंतर्गत आप धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 26 से कहता है कि धार्मिक कर इम्पोज करने की या धार्मिक आधार पर आपने किस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपने कहीं डोनेशन दिया है, मंदिर में डोनेट किया है, तो आपके उस आधार पर टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद अनुच्छेद 28 से कहता है कि जो संवैधानिक सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त या सरकारी संस्थाओं में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए उसके द्वारा शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है, उनका प्रबंधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 कहता है, 31 था पहले संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगर आपके उपरोक्त 5 मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप 6ठे मूल अधिकार के अंतर्गत अपने मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 36 से 51 मैंने आज आपको बताए थे। तो इस तरह करके जब आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, तो आपका जो विषय है वो अच्छी तरह से तैयार होता जाएगा। और ये पेपर जो मैंने पहले ही बताया था आपके लिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कम से कम 2-3 प्रश्न तो इतने से पोर्शन से आ जाएंगे अगर आप किसी एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं तो। और मैंने इस आपके डिग्री के हिसाब से जो प्रश्न बनने चाहिए वो मैंने आपको बताई दी है। वहाँ पर वो काम किसके द्वारा होगा, वहाँ पर वो जो प्रश्न आएगा मेनली इनका अर्थ, अंतर आएगा या संख्या पूछ ली जाएगी या उनका नाम पूछ लिया जाएगा। इस आधार पर आपको काम करना होगा। या तो संख्या बता दें तो अनुच्छेद पूछ लेगा, या उसकी व्याख्या करके उस अनुच्छेद पूछेगा, या अनुच्छेद देकर उसकी व्याख्या पूछ लेगा, या मिलान करवा लेगा, या आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, या निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया, या नवीनतम जहाँ जहाँ ए लगाए थे हमने नीति निर्देशक तत्वों में, वो नवीनतम नीति निर्देशक तत्व थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मैक्सिमम। और 38 में जो जोड़ा गया था 38A के, वह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। और बाकी के जो ए हैं 43A, 48A, ठीक है, 48B, ये सब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, याद भी होता जाएगा, बर्डन नहीं आएगा। पिछले प्रश्नों को देखें, क्या प्रश्न आए हैं उनको तैयार करते चलें, और नोट्स को जैसे शब्दों में मैंने उतारने का प्रयास किया है आप और उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। कोई दिक्कत नहीं है। कितने ही हैं? 395 हैं संख्याओं के आधार पर देखें तो, और वैसे 450 प्लस हैं, तो सारे याद हो जाएंगे, सारे काम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप उनको रिवाइज करें, याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।